नमस्कार, भरतपुर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं राजीव भट्ट, सहयोगी बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल पेज। भरतपुर का लाल करेगा कमाल, हमारी टैगलाइन। लगातार इसके एपिसोड जारी हैं। ये नवा एपिसोड है जिसमें आप जानते ही हैं कि भरतपुर का लाल कौन है। भरतपुर का लाल है भजन लाल शर्मा, जो सूबे के मुखिया हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं, यानी कि गृह जिला भरतपुर का। भजन लाल शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, आते ही अपने तेवर दिखा दिए। एसआईटी का गठन किया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पर और क्राइम पर, यह संदेश दे दिया जनता को। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से लागू भी हो गया। एजीटीएफ ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, एसआईटी ने भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। लगातार जो अपराधी हैं वो शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं, और एसआईटी के भी हाथ उन दोषियों के गलेवान तक पहुंच रहे हैं जो रीट के दोषी हैं या जो पेपर लीक प्रकरण में कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भरतपुर का विकास भी होना चाहिए। ये रही राजस्थान की बात, अब भरतपुर का विकास भी होना चाहिए। कोई भी सीएम, जो भी राजस्थान का सीएम बनता है, तो निश्चित रूप से अपने गृह जिले का, अपने राजनीतिक क्षेत्र का विकास करता है। गृह जिला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भरतपुर है, तो निश्चित रूप से यहाँ का भी विकास होना चाहिए। विकास की प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारे सभी व्यूअर्स, आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स जरूर करें कि आप क्या चाहते हैं, भरतपुर में कौन सा विकास सर्वप्रथम होना चाहिए। रोजगार की समस्या है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या, विकराल समस्या। उसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक संभाग मुख्यालय जो एक कस्बे से भी ज़्यादा नहीं लगता, उसका भी विकास होना चाहिए। और तमाम समस्याएं हैं, रोड चौड़ी होनी चाहिए, ट्रैफिक समस्या हल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो अब इस वक्त जो प्रेशर बना हुआ है, जो लोगों की जो आबादी बढ़ रही है, उसका जो प्रेशर है, उसके हिसाब से यहाँ विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इन सभी बातों को करने के लिए और भी कई समस्याएं हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद पाल सिंह, जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रदेश मंत्री भी रहे थे भाजपा में। पद इनका किस पद के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इन्हीं से पूछेंगे क्या क्या पद इनके पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आरएसएस की जो छात्र विंग होती है, एबीवीपी, उसके सदस्य रहे और उसके बाद से लगातार भाजपा में कार्य करते रहे संगठन में। सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सहयोगी रहे हैं। बहुत अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। राजनीतिक के अलावा एक ऐसा संबंध जो पारिवारिक संबंध भी होता है, घरेलू संबंध जिसको कहते हैं। दिन रात जिन्होंने संगठन में काम किया, तो निश्चित रूप से वो संबंध ऐसे ही बन जाते हैं, घरेलू संबंध बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप दिल्ली भी जाकर मिले थे, जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली थे। और उसके बाद आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको दिखा रहे हैं हम। भजन लाल शर्मा से इनके जो मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर के लाल हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। दिल्ली में जाके मिले थे, दिल्ली में भी बैठे हैं, काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है। और जयपुर में भी मुख्यमंत्री निवास में वो पहुंचे थे, जो फिलहाल बना हुआ है मुख्यमंत्री निवास, वहाँ भी मिलने गए थे, समस्या लेके गए थे। सबसे खूबी इस बात की रही कि मिलने केवल शुभकामनाएं देने नहीं गए, शुभकामनाएं तो दे दी गई पहली मुलाकात में ही, लेकिन अब जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें भरतपुर की एक ज्वलंत समस्या को उठाया था। सर अरविंद पाल जी, आपका हार्दिक स्वागत हमारे। नमस्कार भट्ट जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आप पद क्या क्या हैं आपके पास, क्यों मेरे पास इतनी लंबी फेहरिस्त है आपके पास पदों की कि मैं उनको मैं बता नहीं सकता, आप बताएं। पद नहीं, मेरे पास शुरू से दायित्व तो रहे हैं। मैं सन 90 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री से, कॉलेज प्रमुख से मैंने अपना काम
शुरू किया और मैं जिला प्रमुख और प्रदेश के कार्य समिति के रूप में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा। 90 के बाद में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीधे युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा 3 बार, युवा मोर्चा भरतपुर का जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, कई संभागों का प्रभारी रहा, केंद्र सरकार की कमेटी, रेल कमेटी, टेलीफोन कमेटी और राजस्थान की कई कमेटियों का मैं मेंबर रहा और विभिन्न चुनावों में मैंने विभिन्न दायित्वों को निभाया। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा कि मैं जितने चुनावों में चुनाव इलेक्शन एजेंट रहा वो सभी चुनाव जीते। ये मेरे लिए एक बहुत लकी रहा। अब भी मैं जो 2023 में जो हमारे ये चुनाव हुए थे इसमें वैर विधानसभा का इलेक्शन एजेंट था और वो चुनाव भी हमने कैबिनेट मंत्री को हरा के जीता। तो निश्चित रूप से आपकी कर्मठता, आपका समर्पण पार्टी के प्रति, क्योंकि आप पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जहां भी दायित्व दिया जाता है उसे बखूबी निभाने की आप में कला है और यही कला आपको कहीं ना कहीं ये जो नवाजा जाता है, आपको पदों से नवाजा जाता है, ये दायित्व दिए जाते हैं, एक जिम्मेदार को दायित्व दिए जाते हैं। जब पार्टी के नेतृत्व की निगाह होती है कि ये कार्यकर्ता कैसा है तो निश्चित रूप से उसको दायित्व दिए जाते हैं। उसी का परिणाम आपने देखा रहा, आपके साथी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी एक समर्पण का भाव था, कर्मठ कार्यकर्ता थे पार्टी के। आप किस राजनीति में आप कितने दिन से परिचित हैं भजन लाल जी से और क्या क्या आप कैसे कैसे संग रहे, क्या क्या जरा थोड़ा मैं पिछले जब से विद्यार्थी परिषद में था उस समय से ही माननीय भजन लाल जी जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके संपर्क में था। माननीय भजन लाल जी कृष्णानगर में रहते थे, मैं भी कृष्णानगर में रहता था, तो मेरे वो बड़े भाई की तरह थे और आज भी बड़े भाई की तरह ही हैं और हम उनसे अधिकारपूर्ण किसी काम के लिए जाते हैं। और अभी नहीं, पहले संगठन में भी थे तो हम जाते थे, कोई समस्या होती थी तो वो बड़े भाई की तरह हम लोगों को समझाते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। तो और वो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत नीचे से युवा मोर्चा से गए हैं, वो भी भरतपुर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और उन्होंने बड़ा लंबा काम किया युवा मोर्चा में। मैं भी युवा मोर्चा में रहा, मैंने भी बहुत लंबा काम किया और उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उस समय। और उनका जो पॉजिटिवनेस थी शुरू से ही, कोई भी काम है तो जैसे भरतपुर में कहते ना है जाएगा, तो मतलब कभी ये नहीं था कि उनका कोई नकारात्मक रवैया रहा हो। और अब भी हम बड़े अधिकारपूर्ण जाते हैं। अभी हमारे भरतपुर में इस समय समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बने उनको 1 ही महीना हुआ है। तो उसके बाद मेरी ये उनसे दूसरी मुलाकात थी, तो उसमें हम जो भरतपुर में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो हमारे भरतपुर संभाग के करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी हैं, उनकी ब्रज विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं माननीय, उन्होंने फीस वृद्धि की। जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने हमारा उसका विरोध किया और उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होनी चाहिए छात्र हित को देखते हुए। क्योंकि मैं एक छात्र संगठन का जिला प्रमुख रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और सतत विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र हितों को लेकर संघर्ष करता रहता है। और मैं ऐसा पीढ़ी का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। हमारे व्यूअर्स से भी मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हों इस समय ऑनलाइन हों, तो निश्चित रूप से ये जो फीस वृद्धि का जो मामला था इस पर अपने कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि देखा गया था जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स के हिसाब से फीस वृद्धि विश्वविद्यालय में नहीं की गई और विश्वविद्यालय में जब फीस वृद्धि नहीं की गई, बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिसका कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भार जो छात्रों पर पड़ रहा है और उसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं वो। तो आप सब लोग कमेंट्स कीजिए, क्या क्या आपने विरोध प्रदर्शन कैसे कैसे किए हैं, क्या क्या वो किए हैं, तो आप निश्चित रूप से इनका करिए सर। हाँ, तो ये फोटोग्राफ्स भी एक लगाया गया है, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ्स भी लगाया हुआ है, जो एक ज्ञापन दिया गया है अरविंद पाल जी द्वारा मुख्यमंत्री को फीस वृद्धि में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने के लिए। डायरेक्ट हस्तक्षेप राजस्थान सरकार भी नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से यही निवेदन किया गया था कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से हस्तक्षेप करें और माननीय कुलाधिपति से भी इस फीस वृद्धि पर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको राहत दिलाएं। तो हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि पिछले जब से 1 वर्ष से ये आए हैं तो लगातार विश्वविद्यालय में विवाद हो रहे हैं। हम लोग विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हों चाहे वहाँ के अध्यक्ष हों, तो उनसे हमारा लगातार मिलना होता है
और मैं ऐसी पीढ़ी का हूं कि मैं पूर्व में विद्यार्थी परिषद के दायित्व में रहा हूं और आज के भी, चाहे छात्र संघ के अध्यक्ष हों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हों, सभी के संपर्क में सतत रहता हूं। तो उनकी जो भी समस्या होती है उनको लेके हम उनके साथ तैनात रहते हैं, छोटे भाई की तरह वो हमारे पास आते हैं, तो उनकी समस्या लेके हम उचित जगह ले जाके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने प्रयास भी किया था, आपने प्रयास भी किया था राजस्थान विश्वविद्यालय, जब सॉरी ये जो ब्रज विश्वविद्यालय था, जब इस समय यहाँ भरतपुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उसके लिए आपने प्रयास भी किए थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तब भी आपने आंदोलन किए थे। और आज आप कुलपति के विरोध के लिए आपको जाना पड़ा। ये ही तो चिंता का विषय है। जब हम 90 के दशक में महारानी जया कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने उस समय भरतपुर के अंदर सन 90 में एक संघर्ष समिति बनाई, भरतपुर विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति। मैं उसमें था। हम लोगों ने भरतपुर में, नगर में, डीग में और धौलपुर में जाके धरने प्रदर्शन किए कि हमारे पूर्वी राजस्थान में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को छोटे छोटे से कामों के लिए पहले जयपुर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो भरतपुर विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय थे जितने भी, ये सब जयपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे। माइग्रेशन है, मार्कशीट है, कोई त्रुटि हो गई तो उसके सुधार के लिए जयपुर जाना। और क्योंकि भरतपुर जिला हमारा पूर्वी राजस्थान का एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ग्रामीण प्रवेश के आते हैं, वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते कि वहाँ जाएं और अपने कामों को कराएं, वहाँ रुकना, संसाधनों की भी बहुत कमी थी, तो हमने मांग की थी। तो लेकिन हमारी वो मांग भाजपा के पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने पूरी करी थी। उसमें यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। आपका सपना यही था कि यहाँ जो छात्र हैं उन छात्रों को यही सारी सुविधाएं, शिक्षा के साथ साथ वो सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए जो कि उन्हें जयपुर जाके पूरी करनी पड़ती थी। आपकी मांग भी मान ली गई वसुंधरा राज्य सरकार में, यहाँ विश्वविद्यालय भी खुल गया। लेकिन उसके बाद से लगातार विवाद चल रहे हैं इसमें। छात्रों का कोई अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहा है, कोई लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये कोई एबीवीपी के द्वारा किए जा रहे हों, ये एनएसयूआई के छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ छात्रों के जीवन के साथ क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके बहुत से छात्र तो ऐसे हैं जो इसको फीस को पे ही नहीं कर सकते। प्राइवेट छात्र जिनको जरूरत नहीं थी, उस हेड में पैसा लिया जा रहा है, उनसे अननेसेसरी का उनसे पैसा लिया जा रहा है, ऐसा आरोप छात्रों की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री से आप मिले थे, आपने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने यही कहा, मैं इसकी जांच कराता हूं और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं, तो भरतपुर के विषय को लेकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके भी संज्ञान में पहले से था। फिर हमने उनको तो थोड़ा विस्तृत रूप से बनाया। मेरे साथ कई छात्र नेता भी थे, संजय फौजदार, गजेंद्र नागड़ वगैरह, तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब, हम सब छात्रों को देखिए, हमारे छात्र हितों को देखते हुए भरतपुर के समस्त संगठन एकजुट हैं, लेकिन हमारे जो कुलपति हैं वो बड़े ही रिजिड हो गए हैं अपने इस निर्णय पे। पता नहीं क्या वजह है कि वो छात्र इतना देख के आए, विश्वविद्यालय में संसाधनों को बढ़ाना चाह रहे हैं। संसाधन तो वैसे ही बहुत हैं विश्वविद्यालय में, जबकि आपको मैं बताऊं कि विश्वविद्यालय में जाने के लिए भी 2-3 ही बसें। नहीं, छात्रों बड़ा मतलब समस्या ही समस्याओं का आधार हो गया है। एक व्यूअर हैं लोकेश तमरोली जी, ये कह रहे हैं आप अरविंद सरपाल जी से पूछिए कि इस विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, धांधलेबाजी, कमीशन गोरी का सरगना कुलपति के विरुद्ध क्या भाजपा सरकार कोई कार्रवाई करेगी, ठोस कार्रवाई करेगी, जांच करेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आप जैसे, हाँ, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर वहां कोई भ्रष्टाचार पाया गया जांच में, तो ऐसी कार्रवाई होगी, चाहे उसमें कितना भी बड़ा अधिकारी या कर्मचारी लिप्त होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि छात्र हित के लिए अब तक तो हम सोच रहे थे कि छात्री हमारे, जैसे कि आपने बताया कि सभी संगठन मिलके निर्णय, क्योंकि एक संगठन करता तो ये हो सकता था कि एक पार्टी विशेष का हो, लेकिन इसमें सभी छात्र हितों को देखते हुए छात्र सभी एक हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी थे उन्होंने भी विरोध किया था, उसके बावजूद भी एक लेटर निकाला गया कि हमने फीस वृद्धि कर दी है, कि कम कर दी है जो की गई। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि तमरोली जी के सर, जो ब्रज विश्वविद्यालय में कुछ संकाय में स्टूडेंट हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो स्टूडेंट नहीं है। हाँ, ये एक अव्यवस्था है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ कुलपति पर लगाया जा रहा है छात्रों की तरफ से लगातार। कुलपति पर जब लगाया जाता है तो एक वैधानिक पद होता है ये, तो उस पर भी कार्रवाई के लिए कैसे, क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखो, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसके अंदर चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, वो
कानून के दायरे में आता है। अब माननीय कुलपति हैं तो इनके ऊपर भी हमारे राज्यपाल बैठे हुए हैं। हम तो सबसे पहले उनसे आग्रह करेंगे कि आप ये जितनी भी अनियमितता है इनकी जांच कराएं और आप जो बढ़ी हुई फीस वृद्धि ली है इसको वापस लें। अन्यथा हम अभी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया है, अगली सीढ़ी तो गवर्नर जी हैं उनके पास भी हम चले जाएंगे। अवगत कराया, ज्ञापन दिया था, लेकिन ये तमरोली जी कह रहे हैं आपको हमारे पास सारे सबूत हैं भ्रष्टाचार उन्होंने क्या किया है। नहीं, इसके अगर आप सबूत चाहें तो आप जहां कहें वहां आपके साथ जाके हम दे सकते हैं। बिल्कुल, आप हमको ये सबूत उपलब्ध कराएं, जो भी जांच होगी अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा जी तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुलपति बन गए तो फिर वो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो सकता या वो अपनी मनमानी चलाएंगे। वो भरतपुर के छात्र हित के लिए और भरतपुर की जनता की सुविधा के लिए, विश्वविद्यालय के लिए लगाए गए हैं, विकास के लिए, ना कि यहाँ के छात्र हितों की वध करने के लिए लगाए गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी अनियमितता हुई है, अब तक ये मामला छात्रों के बीच में था, अब ये जनता के बीच में आ चुका है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में आ चुका है। तो इसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनसे हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और गवर्नर साहब से भी बात करेंगे। गवर्नर साहब भी हमारे बड़े सरल स्वभाव के हैं मिश्रा जी, और वो बड़े तल्लीनता से कोई भी विषय को लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो सुनते हैं। इसलिए मैं आपको निश्चित तौर से ये बताता हूं कि माननीय भजनलाल जी इसमें बहुत अच्छा कदम उठाने वाले हैं और आप देखिए अगले 8-10 तो ये माना जाए कि शीघ्र ही छात्रों को यहाँ इस बात का वो मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, क्योंकि फीस वृद्धि में संशोधन तो किया गया है, इन्होंने अभी किया है संशोधन तो कुलपति ने, लेकिन वो संशोधन करने के बाद भी फीस वृद्धि ज्यादा है। फीस वृद्धि काफी है, तो इस पे भी हम लोग और हमारे जो छात्र संगठन है वो बैठ के कर रहे हैं और उनको कुलपति जी से भी हम मिलेंगे, उनको एक बार तो कहेंगे कि भाई आप ऐसा ना करें। और अगर वो इसको फिर भी हट धर्मता जैसे कि वो अपना रहे हैं, जैसा कि पूरी जनता में व्याप्त है भरतपुर की में कि बड़े हठी टाइप बताए हमारे कुलपति जी, तो मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि आप है ना ये हठ धर्मता छोड़ के और जो छात्रों के हित में जो निर्णय है उनको करें, जिससे कि आने वाले समय में भरतपुर विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास हो। और भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स जरूर करें। कोई भी ऐसी लीक पोल आपको मालूम हो जो विश्वविद्यालय प्रशासन में जो प्रशासनिक स्तर पर की जा रही हो, तो निश्चित रूप से आप उसको कमेंट्स करके जरूर लिख के भेजें, जिससे कि हम उसका भी कहीं ना कहीं ये जो कमेंट्स हम आपके सामने जो दोहराएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये ऊपर तक ये बात जाती है, प्रशासनिक स्तर पर जाती है, राजस्थान स्टेट स्तर पर ये जाती है और प्रसंज्ञान में मुख्यमंत्री के और तमाम अधिकारियों के प्रसंज्ञान में आती है, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप जरूर लिखिए और जो भी आपके पास सबूत हों उन सबूतों को भी संबंधित लोगों को दीजिए और उनके साथ जाइए ना, मुख्यमंत्री के पास जाइए, वहाँ कुलाधिपति महोदय से मिलिए, कार्रवाई तो होगी। ऐसा थोड़ी है यहाँ जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की जहाँ बात आ रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए और होगी भी, जैसा कि ये आश्वासन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री ने जो तेवर दिखाए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति जो बोली जा रही है तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का देश, युवाओं का राज्य और युवाओं का भरतपुर, भाई आप जब युवाओं का ही है, सब कुछ युवाओं का ही है, तो निश्चित रूप से युवाओं को तो इस बात के लिए सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा सर। और इसके अलावा क्या कुछ आपको भरतपुर में ऐसी परेशानियां इनिशियली लग रही हैं जिनका समाधान प्राथमिक रूप से होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, भरतपुर में एक तो हमारा औद्योगिकीकरण जो है बिल्कुल शून्य पे पहुंच गया है। पहले यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, चाहे सिमको थी, ये थी, और अब जो भरतपुर में जो तेजी के साथ आने वाला जो उद्योग है वो पर्यटन उद्योग है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर जितना हो सके उतना पर्यटन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारा ये एनसीआर में भी आता है, एनजीटी में भी आता है और अपना ताज टेप्रोजियम भी यहीं तक आता है। तो पॉल्यूशन के मानक के कारण हमारे यहाँ पर्यटन का जो बढ़ावा है वो आवश्यक रूप से होना चाहिए। हमारे यहाँ इतनी ऐतिहासिक धरोहर हैं भरतपुर के अंदर, और जिसमें जो भरतपुर की मेन समस्या है वो है हमारी चारों तरफ की सुजान गंगा नहर। अगर सुजान गंगा नहर को एक सुदृढ़ किले के रूप में बना के उसका संरक्षण करके उसको साफ करके उसमें पानी का एक मैनेजमेंट करके, साफ पानी और गंदे पानी को निकलने का करते, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था पहले मैनेजमेंट हमारा, वो खराब हो गया है, अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में
इसके ऊपर अभी हमने ज्वलंत मुद्दा था, छात्र युवा हमारे परेशान थे, तो इस विषय को लेके हमने रखा है। धीरे धीरे हर महीने हम एक विषय को लेके जाएंगे। आपने बात और हम चाहते हैं कि भरतपुर के जितने भी मुद्दे हैं जिससे भरतपुर का विकास हो सके, ऐसे मुद्दों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और जो भी उसका समाधान हो सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भरतपुर के रहने वाले हैं, वो व्यक्तिगत रूप से एक एक समस्या को जानते हैं और हम कहेंगे कि भाई साहब ये एक प्रायोरिटी की समस्या है। आपने मुद्दा उठाया था TTZ की वजह से, NGT की वजह से जो रूल्स लागू हुए हैं, जो NCR की वजह से NGT लागू हुई है यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो मत होते हैं। एक जो लोग जानते हैं कि NCR में आने के फायदे क्या हैं, उन फायदों को नहीं लिया गया है यहाँ। NCR में तो और भी जगह हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप हुई हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से NCR में आने का तो बहुत फायदा था, क्योंकि वो सेंट्रल का डायरेक्ट हस्तक्षेप हो जाता है NCR में, तो उसका तो फायदा बहुत था, लेकिन वो फायदा यहाँ नहीं पहुंचाया गया। NGT के रूल्स लागू होते हैं, निश्चित रूप से NGT होना भी चाहिए, यहाँ कहीं प्रदूषण मुक्त होना भी चाहिए, उद्योग भी लगने चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य की परेशानियां ना हो। जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज लगे, जैसे IT सेक्टर है, एजुकेशनल हब है, सबसे बड़ा यहाँ जो टूरिस्ट सर्किट की बात करी थी, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। तो गोल्डन ट्रायंगल पर धनी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे कोई जो वर्ल्ड वाचर होते हैं वो ही आते हैं, जो यहाँ रुकते हैं लगातार, क्योंकि ये पक्षियों का सैरगाह है, स्वर्ग है, इसलिए कुछ लोग ही ठहरते हैं। बाकी के जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ 3 4 5 घंटे अपनी घूमे और आगे बढ़ जाते हैं। उनको रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एक सर्किट बनना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि आज से जो हमारे इससे पहले भाजपा की सरकार थी, उसमें हमारे यहाँ से पर्यटन मंत्री थी कृष्णेंद्र कौर दीपा जी। उस समय पे जो काम किए थे उनमें हम लोग ही थे जो उनको बताते थे कि ये काम बड़ा प्रायोरिटी का है और इसको करना चाहिए। चाहे उस समय आपने देखा होगा जितने भी हमारे भरतपुर के चारों तरफ जो 16 दरवाजे हैं उनका सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ था। किशोरी महल हमारा गिरासू रखा था, उसमें 4.5 करोड़ के 2 पैकेज मिले हमको और बजट के अंदर, और वो लगने से आज किशोरी महल हमारा बिल्कुल सुंदर बना है, बहुत सुंदर हुआ, काफी स्टैचू अंदर का उस समय बना। म्यूजियम आज हमारे राजस्थान के पहले 3 म्यूजियम में आता है। आप देखो, आपने पहले भी म्यूजियम देखा, उसके बाद देखा, कितना अंतर आया, 100% अंतर आया। और ये काम ऐसे हैं कि 5 साल में खत्म नहीं होने वाला वो म्यूजियम 50 साल चलेगा। नहीं अरविंद जी, मैं एक बात इस पे ये उठाना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि आप चूंकि मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक हैं और आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, तो इस मुद्दे को यूं उठाना चाहिए कि देखिए, यहाँ कोई भी ट्रेवल एजेंसी टूरिस्ट को रोकने के लिए आइटलरी ऐसी बनाए कि उसमें भरतपुर का 1-2 दिन का स्टे हो। बिल्कुल आइटलरी बनेगी जबकि भरतपुर को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। देखो, धार्मिक जगह भरतपुर में है तमाम, मथुरा, वृंदावन, और ये इधर से अपने गोवर्धन, कामा में सारा धार्मिक स्थल है, ये जुड़े हुए हैं। फिर हिस्टोरिकल प्लेस अपने सारे हैं, अपने डीग में है, यहाँ वेयर में है, वयाना में है। इसमें एक ऐसा वो सर्किट बनना चाहिए जिससे कि भरतपुर सर्किट डेवलप होना चाहिए, जिससे कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट आएगा, स्टे करेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, होटल्स भी, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात, तो यहाँ ये प्रयास आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके भट्ट साहब आप जो कह रहे हो, मैं उस विषय को जान गया। आपने पहला विषय रखा था कि भरतपुर में ठहराव हो, जिससे कि यहाँ पर भरतपुर ठहराव के लिए हमने पिछली बार भी मांग की थी कि जो एक लाइट एंड साउंड शो होना चाहिए वो किशोरी महल में होना चाहिए। लाउड एंड साउंड जो होता है वो शाम को होता है, खुले में किया उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, खुले में किया, वो परमानेंट होना चाहिए। जैसे आप बाहर जाओगे, आमेर जाओगे, सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार जाओगे, वहाँ शाम को होता है। शाम को होता है तो क्या है, जब 8 बजे खत्म होता है तो स्टे अपने आप बढ़ जाता है। आदमी सोचता है 8 बजे तक मैं लाइट एंड साउंड देखूंगा, उससे भरतपुर का इतिहास और जो भी धरोहर है उनके बारे में जानूंगा, उसके बाद स्टे बढ़ जाएगा। रात को 8 बजे फिर कोई जाता नहीं है दूसरी जगह। तो एक तो लाइट एंड साउंड यहाँ होना चाहिए, प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारे कामों में पर्यटन की दृष्टि से, उससे ठहराव बढ़ेगा। दूसरा क्या है, अभी जो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है वो हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर होगा, और अगर हमारी ये मथुरा तक का जो एक्सप्रेसवे की लिंक है ये अच्छी हो जाती है तो एयरपोर्ट हमारे यहाँ से 1 घंटे के रन में आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 लेन होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में होगा तो रात का स्टे ऑलरेडी बढ़ेगा। तो आने वाले समय में जो होटल इंडस्ट्री है उसमें ठहराव हो,
यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा है। आपने जैसे कहा वेर का सफेद महल है, सफेद महल है, हमारी ब्रज 84 है, कामा का पूरा क्षेत्र आ जाता है, अपना कुम्हेर का है, भरतपुर का लोहागढ़ है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। ऐसे एक हमको यहाँ का अलग से वो बनाना पड़ेगा और सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पर्यटन को भी, पर्यटन का डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, यहाँ चलता है सारस चौराहे पे, तो उनको एक अलग से सर्किट बना के जिससे 2 दिन भरतपुर जिले में घूमे। इसके लिए इनिशियली प्रयास ये भी किए जाएंगे प्रशासनिक स्तर पर और राज्य सरकार स्तर पर कि सबसे पहले ये भरतपुर सिटी के ही अगर अपन पर्यटन स्थलों को देखें, मंदिरों को देखें, नक्काशी बेहतरीन नक्काशी है। गंगा मंदिर आप देख लीजिए, कहीं नहीं उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध गंगा मंदिर है। अब लक्ष्मण मंदिर देख लीजिए, आसपास में लक्ष्मण मंदिर नहीं है ना। अब सबसे बड़ी बात यह, यहाँ तक टूरिस्ट पहुंचे कैसे? टूरिस्ट पहुंचने के लिए जगह ही नहीं है, पब्लिक का प्रेशर इतना है, दबाव इतना है कि और मार्केट वहीं की वहीं है सकड़ा हुआ, उस पर भी एनक्रोचमेंट। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इसकी मतलब एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिससे कि इसमें कहीं ना कहीं सफलता मिले। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे जो लोग हैं जो भरतपुर का विकास चाहते हैं, भरतपुर का भला चाहते हैं और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में, और आज डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो अपन जो चाहें वो करा सकते हैं। बिल्कुल। और फिर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो आप प्रयास करेंगे। उनका भी विजन पॉजिटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम सोच रहे हैं कि जो प्रायोरिटी वर्क है ना, जैसे आपने कहा अभी हमें लगा विश्वविद्यालय है, उसके बाद में पर्यटन का है, फिर भरतपुर शहर का सौंदर्यीकरण है, जो धीरे धीरे फिर इंडस्ट्री है, ठहराव वाली बात है। ऐसे जो हमारे छोटे छोटे तो हम हर बार जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको एक हमारी समस्या से अवगत कराएंगे, और हम चाहेंगे क्योंकि और मानते भी हैं कि जैसे वो है ना, वो कहते हैं तो करते हैं, तो उसमें हम विश्वास रखते हैं। आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पहल आपकी तरफ से ये हुई कि आप छात्रों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया है। एक बहुत अच्छा आपका प्रयास, एक आपके लिए साधुवाद छात्रों की ओर से देना चाहिए। छात्रों को भी आपसे आके मिलना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि उनके पास क्या क्या सबूत हैं ऐसे जो वो कह रहे हैं, यहाँ हमारे लिख रहे हैं, तो उनको भी यहाँ आके कहना चाहिए। सबसे दूसरा ठहराव वाली बात जो है, तो आपने रेलवे का भी ठहराव करवाया, आपके और मैं अपने सांसद महोदया के प्रयासों से यहाँ रेलों का ठहराव हुआ, विद्युतीकरण हुआ। तो ये जो प्रयास हुए हैं, जो पॉजिटिव प्रयास आपकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, तो हमारा तो मानना यही है कि आप जैसे लोग जो कि भरतपुर का हित चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना हित नहीं है, भरतपुर का हित है। भाई अपन तो 40 साल से आप लगातार राजनीति में होंगे, बिल्कुल 40 साल से लगातार सेवा ही तो कर रहे हैं आप, समर्पित भाव से कर रहे हैं, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो इस सेवा भावी मन रखते हो, जो भरतपुर विकास चाहते हो, आप एक संगठन बना के कहीं ना कहीं एक पूरा यहाँ का प्लान बना के भरतपुर का कि कैसे विकास हो, उसको आप कहीं ना कहीं राज्य सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष रखें प्लान, जिससे कि उस पर यहाँ कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये स्वर्णिम काल कहला सकता है। बिल्कुल भरतपुर के लिए, नहीं बिल्कुल भट्ट जी आप है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भरतपुर के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा, और जितने विकास के आयाम अगले इन 5 साल में स्थापित होंगे, मैं सोचता हूं कि इतने बड़े काम शायद बाद में होंगे। हमारे व्यूअर्स भी जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जो भी ऐसा आपको लगे कि कैसे विकास हो सकता है, किस किस चीज का विकास हो सकता है, क्या क्या आपकी भी सोच होगी कि विकास कैसे किया जाए, कैसा हो। ये लोग मिलते हैं, ये अपना पूरा प्लान बना के ले जाते हैं, इनका जो विजन है उस आप भी अपना विजन लिखिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, कहीं ना कहीं ऊपर तक ये बात भी जाएगी और उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। तमाम जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, वो उनसे मेरा लगातार निवेदन यही है कि इस चीज़ को एक तो शेयर करें, जिससे कि और साथी जो जुड़े हैं और वो कम से कम कमेंट्स करते रहें। और सर बताइए, आपने तमाम राजनीति के क्षेत्र में आप लगातार रहे हैं, आपने ये प्रयास भी किए हैं, आप तमाम पदों पर भी हैं और आपके प्रयास भी कहीं ना कहीं। मैं आपको एक छोटा सा विषय जो भरतपुर के लिए बहुत स्वर्णिम काम होगा मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। ये है ईस्टर्न कैनाल योजना, जिससे हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जो ईस्टर्न कैनाल योजना है, उससे पानी क्योंकि हमारा जीवन है, तो पानी हमने पहले मांग करी थी चंबल से 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे, तो बहादुर सिंह जी के साथ मैं खुद था जब पहली बार हमने ज्ञापन दिया। वसुंधरा जी ने उसकी डीपीआर बनवाई, डीपीआर बनी तो उन्होंने कहा कि चंबल से और भरतपुर तक क्यों, ये झालावाड़ से भरतपुर तक, धौलपुर तक क्यों नहीं। हमने कहा आप करिए, तो ये योजना जो बनी उस समय बनी, और उसके बाद में ये धीरे धीरे, जैसे कि इन्होंने बीच में हल्ला किया था ERCP, जो राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को जीवनदायिनी होने वाली है, जो कि पेयजल के लिए,
कृषि के लिए और औद्योगिक विकास के लिए पानी की जितनी जरूरत है वो पूर्ति करेगी अगले 50 वर्षों तक के लिए। तो उसका डिजाइन किया गया था। किन्हीं कारणों से, या डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इस वजह से वो फंसा रहा। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती थी झूठे कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। केंद्र सरकार ने कई बार राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के साथ बैठक करने की कोशिश करी कि वो समझौता हो जाए और वो लागू हो जाए। वो मीटिंग तक में नहीं गए। यहाँ केंद्रीय मंत्री आए थे भरतपुर, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि देखो मैंने इतनी बैठकें करी, ये बैठक तक में नहीं आए। और आरोप भाजपा पे लगाते थे। चुनावों में उनका वो आरोप निराधार हुआ। आधिकारिक स्तर पर अब मीटिंग हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, मध्य प्रदेश से वो साइन हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। अब MOU साइन होना था जो दोनों मुख्यमंत्रियों को करना था, वो जल्दी हो जाएगा। और भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार में आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जो कि आने वाले 50 वर्षों तक भरतपुर की सब पोखर रिचार्ज होंगी पानी से। जो हमारी पुरानी जो नदियां थी, रूपारेल और बाणगंगा, जिनमें पानी इनिशियल जो माना जा रहा है, जो आम चर्चा है यहाँ, जो चाहे वो आप पक्ष कह लो, विपक्ष कह लो, या जो इस आंदोलन से, ERCP के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन लोगों का मानना ये है कि अब तक जो स्थिति सामने उनके आई है वो पांचना से गंभीर नदी के थ्रू कोनी बंद तक ये पानी की व्यवस्था होगी। उससे घने को भी मिलेगा, भरतपुर को पीने के लिए मिलेगा। लेकिन उनका कहना ये है कि ये जो बाणगंगा नदी है और जो रूपारेल है, उसको कहीं ना कहीं ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से यमुना जल समझौता और ये रूपारेल और इसको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। पूरा ये भरतपुर जिले के लिए फायदा पहुंचे, बिल्कुल ऐसे प्रयास होने चाहिए, उसमें ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए। भट्ट जी, मैं आपको बता दूं, मैं क्या है, पिछला जो कार्यकाल था उसमें मैं था तुम्हारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था राजस्थान सरकार का, उसका सदस्य था यहाँ पे। तो हमारे भरतपुर के एक धनकर साहब एक्सियन थे, उनसे बैठ के मैंने इसको टेक्निकली समझा, क्यों मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा, तो मैं भी थोड़ा सा जानता था कि लेवल्स ये होते हैं यहाँ से। अब जो ये नदी जो बन रही है, कैनाल, ये फ्री फ्लो है। आज चंबल का पानी हमारे धौलपुर से भरतपुर आता है, क्योंकि नदियां हमारी इधर बहती हैं, तो उल्टा लिफ्ट होके आता है। लिफ्ट होके कोई भी पानी आएगा तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, कभी भी मोटर फेल होने से वो बंद भी हो सकता है और कई समस्या आएंगी। और फ्री फ्लो का मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, जिसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। तो ये प्लानिंग जो इतनी अच्छी प्लानिंग है ईस्टर्न कैनाल वाली, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल पता था। ये आज हम जो बैठे हैं भरतपुर में, हम कोटा बैराज से 100 मीटर नीचे बैठे हैं। अगर आप वहां से सही लेवल की वो बना दो तो हमारे यहाँ तो पानी बह के ही आ जाएगा। और पहले भी आता था, बाढ़ आती थी, आपने देखी इस भरतपुर में बाढ़ आते हुए। हर्डल्स बनाए गए थे ना, ये हर्डल्स जिसकी बांध की कैपेसिटी बढ़ाने, 5 माह की कैपेसिटी बढ़ा देना, उस समय हमारी जो भरतपुर की राजनीतिक थे ना, उनकी इच्छा शक्ति का अभाव था और उसी की वजह से वहां के लोगों ने ये कार्य कर दिया। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बिल्कुल बनेगा और सेंट्रल में भी है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जो हमेशा पानी मिलता रहे, अगले 50 वर्षों तक मिले, जिससे क्या है कि पर्यटन भी बढ़ेगा, घने को प्रचुर मात्रा में रहेगा तो घने भी बढ़ेगा और हमारी कृषि भी अच्छी होगी। नहरें पोखरें भरेंगी तो पेयजल के लिए पशुओं को मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा चंबल नदी हमारे बगल में 3 दिन में इतना पानी उसका वेस्ट बह के जाता है कि अगर हम उसको रोक देना तो भरतपुर में 6 इंच पानी हो जाएगा पूरी जमीन पे। तो हमें केवल वाटर मैनेजमेंट करना है। वाटर मैनेजमेंट अगर हमारा हो जाता है तो हमें फिर दिक्कत ही नहीं है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल, नदी से नदी जोड़ो और यही पे अगर इसी पे वो हो जाए तो पूरा भारत हरा भरा हो जाए, खुशहाल हो जाए निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ अरविंद पाल सिंह जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, छात्रों की जो समस्याएं थी उनको लेकर ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, आपको जानकारी दे देता हूं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है छात्रों के लिए फीस वृद्धि जो की गई थी, फीस वृद्धि के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन भी दिया है। आश्वासन के बाद ये वहां से संतुष्ट होकर लौटे हैं कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी। जो भी फीस वृद्धि की गई है नियमानुसार इसकी फीस वृद्धि की जाएगी। और जो अनैतिक फीस वृद्धि की गई है, जैसे छात्र कोई झेल नहीं पा रहे हैं या यूं मान लीजिए उनके जो पारिवारिक स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो ज्ञापन दिया था इन्होंने, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर भी आप साफ देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री को इन्होंने यही ज्ञापन दिया है कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो ब्रज यूनिवर्सिटी में, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में जो समस्याएं हैं, छात्र लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई इसमें
हर्जा हो रही है। तो उस सब के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है। और सर, आपने जो भी बात बताई, आप ठहराव की बात थी, जो ठहराव आपने रेल में कराया था, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि टूरिस्टों का ठहराव भी भरतपुर हो, जिससे कि रोजगार के साधन, ये तो बड़ी इनिशियली रोजगार मिल जाएगा लोगों को। इसके लिए तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि यहाँ रोजगार के लिए बहुत साधन हो सकते हैं। आसपास में अपन के देख लिया, हरियाणा से जुड़े हुए सारे IT सेक्टर डेवलप हो रहे हैं पूरे, इतना तमाम हमारे भरतपुर में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो सेकेंडरी फेज में हो सकती हैं। लेकिन प्राइमरी फेज में अपन ये कर सकते हैं कि इनको केवल एक सड़क से सड़क जोड़ना और इनका मेंटेनेंस करना, और यहाँ एक ऐसी, जिससे कि यहाँ और यहाँ जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनको कॉल करके यहाँ आइटलरी ऐसी क्रिएट कराना है कि आइटलरी में यहाँ स्टे हो। तो आप हमारे साथ जुड़े सर, आप हमारे साथ जुड़े, और आपने जो छात्रों के लिए जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और मैं तो आपने जो कदम उठाया, मैं सबसे कहूँगा भरतपुर के जो भी महानुभाव हैं, जो भी राजनीतिक हैं, या जो भी ऐसे मोइज़ लोग हैं जो मुख्यमंत्री से संपर्क रखते हैं या प्रशासनिक हस्तक्षेप रखते हैं राजस्थान सरकार में, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार में, तो निश्चित रूप से वो भी प्रयासरत रहें कि भरतपुर का सर्वांगीण विकास हो। इनिशियल छात्रों के लिए हो कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और उसके बाद यहाँ रोजगार का साधन उपलब्ध हो और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय, धन्यवाद। नमस्कार।